पूरा थ्योरी पेपर 80 नंबर का होता है और ये पर्टिकुलर यूनिट जो कि यूनिट 7 है, जिसका नाम करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी, ये पर्टिकुलर यूनिट 20 मार्क्स का है। अगर 20 डिवाइडेड बाय 80 यानी 1/4 पार्ट कवर करता है ये पूरा का पूरा यूनिट, पूरे के पूरे 12th के इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। और तो और ये 1/4 नंबर यानी कि 20 नंबर और 20 मार्क्स के क्वेश्चन इस पर्टिकुलर यूनिट पे हम पढ़ेंगे। और ये यूनिट 7 दो पार्ट पे आएगा, तो आज हम 10 मार्क्स का डिस्कस करेंगे और अगले यूनिट पे 10 मार्क्स का। अब इस यूनिट को हार्ड क्या बनाता है? बच्चे अक्सर इस पर्टिकुलर यूनिट को आखिरी में पढ़ते हैं और सोचते हैं कि आखिरी में पढ़ेंगे और जाके आंसर लिख देंगे, और यही गलती होती है। सबसे ज्यादा नंबर यहीं कटते हैं। अगर आप सारी चीजें अच्छे से प्रिपेयर करते हो और सोचते हो कि इस पर्टिकुलर पार्ट को एंड में पढ़ेंगे, तो आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि ये पर्टिकुलर पार्ट में पूरे के पूरे लिस्ट है और आखिरी में पूरे के पूरे लिस्ट याद नहीं होते। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको लिस्ट याद कराने का तरीका नहीं दूंगा, मैं लिस्ट छोटा करा दूंगा। और जब लिस्ट छोटी हो जाएगी तो आपके दिमाग में अच्छे से बैठेगी। फिर वही से 4 क्वेश्चन पूछूंगा और 4 क्वेश्चन के आंसर्स अगर बन गए तो सारी की सारी लिस्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 7 का पार्ट 1। और आज हम देखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में। स्टार्ट करते हैं ब्लॉक 1, जो कि है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये टोटल 6 मार्क्स का आना फिक्स है इस पर्टिकुलर पार्ट से। तो चलो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की डेफिनेशन देखते हैं। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मतलब किसी भी ह्यूमन को एक अच्छा रिसोर्स बनाना। एक अच्छा रिसोर्स बनाना यानी कि आपको उस आदमी को इतना ट्रेन करना है, यानी उस ह्यूमन बीइंग को इतना ट्रेन करना है कि वो फिजिकली एक्टिव रहे और तो और अपने एजुकेशनल और अपनी स्किल से पैसे कमा सके। तो ह्यूमन रिसोर्स बनने का मतलब सिंपल यही है कि वो एजुकेटेड होगा, स्किल्ड होगा और ट्रेंड होगा, और तो और हेल्दी भी होगा। तो ह्यूमन डेवलपमेंट और ह्यूमन रिसोर्स ये दोनों अलग अलग चीज है। एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स इकोनॉमी बूस्ट करता है, और तो और इकोनॉमी बूस्ट करने के बाद ह्यूमन को डेवलप करने में हेल्प करता है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब गवर्नमेंट 5 तरीके यूज करके ह्यूमन डेवलप करती है, लेकिन इससे पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में एक मशीन है, मशीन को पैसे से खरीदी गई है, और तो और वो आपका एक एसेट है, यानी कि मशीन पैसे कमा के देगी आपको। और उस मशीन को ऑपरेट करने वाला एक आदमी होगा जो कि उस मशीन को ऑपरेट करना जानता होगा, यानी कि वो उसमें स्किल्ड होगा और वो भी पैसे कमा के देगा। अब रीजन यहाँ है, अगर आप मशीन में पैसे इन्वेस्ट करते हो ताकि ज्यादा पैसे आए, तो आपको ह्यूमन बीइंग में भी पैसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि वो ट्रेंड हो सके उस मशीन को यूज करने में, और वो भी बदले में आपको पैसे कमा के दे। तो हमें दोनों ही रिसोर्सेज में पैसे डालने पड़ते हैं। अब इसको पढ़ते हैं सरकार के वो 5 तरीकों से जो कि गवर्नमेंट यूज करती है एक अच्छे ह्यूमन को रिसोर्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो मैंने इसे 2 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। तो ग्रुप 1 यानी कि ह्यूमन बीइंग में डायरेक्टली आप पैसे इन्वेस्ट कर दो। अब डायरेक्टली इन्वेस्ट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम तो उस बंदे को एजुकेट करेंगे। अगर वो बंदा एजुकेट हो जाएगा तो यानी उसे सारी चीज की इंफॉर्मेशन होगी और वो नॉलेजेबल रहेगा, यानी कि हम उसका इंटेलिजेंस बढ़ा रहे हैं और एटीट्यूड भी बढ़ा रहे हैं एप्टीट्यूड के साथ, और स्किल भी सिखा रहे हैं, जिससे वो फ्यूचर में पैसे कमाएगा और अपनी इनकम को बढ़ाएगा। अब इसको एक फैक्ट्री के एग्जांपल सभी समझाया था। जब एक बिजनेसमैन कोई मशीन खरीदता है तो उसमें इन्वेस्ट करता है, वैसे ही एक पर्टिकुलर आदमी को अपने ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर फ्यूचर में उसे अपने आप से कमाना है तो एजुकेशन पहला हो जाता है। दूसरा है हेल्थ, यानी कि एक अच्छे ह्यूमन बीइंग को हेल्दी रहना इंपॉर्टेंट है। अगर वो हेल्दी नहीं तो एक अच्छा रिसोर्स नहीं बन पाएगा। अब यहाँ पर एमसीक्यू उठता है कि हेल्थ को गवर्नमेंट किस टाइप से बांटती है। तो सबसे पहले तो वो प्रिवेंटिव मेडिसिन का नाम लेते हैं, यानी कि बीमार होने से पहले की सिचुएशन, जो आप वैक्सीनेशन डोजेस लेते होगे, यानी कोविड के टाइम पे कोविड होना था लेकिन सबने डोजेस ले रखी थी, तो उसे बोलते हैं प्रिवेंटिव मेडिसिन लेना, ताकि बीमारी वैसी ना हो। दूसरा है क्यूरेटिव मेडिसिन। क्यूरेटिव मेडिसिन यानी बीमारी के टाइम जो इलाज होगा उससे रिलेटेड चीजें होंगी, और एक क्यूरेटिव मेडिसिन का पार्ट रहेगा। थर्ड है सोशल मेडिसिन। सोशल मेडिसिन बोलने का मतलब आपको साफ पानी मिलना चाहिए, आपका इन्वायरमेंट हेल्दी होना चाहिए ताकि आप बीमार पड़ो ही मत, और ये पूरा का पूरा जिम्मेदार गवर्नमेंट है सोशल मेडिसिन के रिलेटेड। और तो और ह्यूमन बींग्स भी इंपैक्टेड रहते हैं इससे। यहाँ पर इससे आएंगे एमसीक्यूज हेल्थ से रिलेटेड। लास्ट है ट्रेनिंग। अब ये ट्रेनिंग होती क्या है? तो याद करो बीएसटी का वो पार्ट जहां वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे जाता है। तो ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती क्या है? एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को अच्छा स्किल सीखने के लिए किसी प्रोफेशनल के पास भेजेगा जहां पर वो सीख सके, और तो और वहां जाने के उसको पैसे भी मिलेंगे। यही ऑन द जॉब ट्रेनिंग का पार्ट रहेगा, और ऑन द जॉब ट्रेनिंग में वो अच्छी स्किल सीखता है, सर्टिफिकेशन लेता है, देन वापस वो काम करने आता है। यहाँ पर ग्रुप 1 खत्म होता है। अब चलो ग्रुप 2 पे बढ़ते हैं। ग्रुप 2 है सही जगह और सही इंफॉर्मेशन, यानी राइट प्लेस एंड राइट इंफॉर्मेशन। अब पहला राइट प्लेस देखते हैं। राइट प्लेस कंसिस्ट करता है माइग्रेशन। अगर मान के चलो इंडिया में आप एक अच्छे स्किल्ड लेबर हो या एक अच्छा एम्प्लॉय हो, और तो और स्किल्ड भी हो, मान के चलते हैं एक डॉक्टर ही हो,
और डॉक्टर इंडिया में बहुत कम पैसे कमाते हैं, आपको दिखता होगा बहुत ज़्यादा स्ट्राइक्स पे जाते हैं और ये 20-20 घंटे काम करते हैं एक दिन में। लेकिन अगर यही डॉक्टर माइग्रेट करके फॉरेन जाता है जहाँ पर इसकी एक पर्टिकुलर वर्किंग आवर्स फिक्स होंगे, एक पर्टिकुलर पे फिक्स होगा, तो ये सारी चीज़ें इसके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो आपको ये समझ आना चाहिए कि एक्चुअल में एज एन ह्यूमन रिसोर्स आपकी वैल्यू कहाँ पे है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब इंडिया छोड़ के चले जाओ, लेकिन एक वैल्यू डिसाइड करनी पड़ती है गवर्नमेंट को। और तो और फोर्थ है इन्फॉर्मेशन। अगर एक अच्छा एम्प्लॉय इन्फॉर्म्ड रहेगा, इन्फॉर्म्ड यानी अगर उसे सारी जानकारी होगी कि फ्यूचर में उसे क्या करना है और कौन सी स्किल सीखने में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। फिर से बोलूंगा, स्किल वही होनी चाहिए जिसमें सामने वाले का इंटरेस्ट हो। तो अगर वो इंटरेस्टलेस काम कर रहा है तो स्किल्ड नहीं हो पाएगा उस चीज़ में। तो हमें अपना स्किल खुद समझना पड़ता है और हमें अपनी स्किल को डेवलप करना पड़ता है। तो इकोनॉमिक्स इस बात को देखता है और तो और गवर्नमेंट भी इस चीज़ों को समझेगा कि एक बंदे को फालतू की स्किल्स नहीं देनी जिसपे वो अच्छा है सिर्फ वही स्किल यूज़ करे। और तो और ये पूरे के पूरे 5 बन गए। अब गवर्नमेंट ये पांचों चीज़ों पे इन्वेस्ट करेगी किसी एक आदमी को अच्छा ह्यूमन रिसोर्स बनाने पे, ताकि वो फ्यूचर पे पैसे कमाए और पैसे कमा के क्या करेगा, इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा, जिससे गवर्नमेंट का ही फायदा है। नेक्स्ट पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। अब ये फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल के बीच में डिफरेंस, और ये डिफरेंस आना एग्जाम में फिक्स है। 4 मार्क्स में पूछते हैं तो 4 पॉइंट्स पढ़ेंगे फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल के बीच में। तो फिजिकल कैपिटल सबसे पहले तो टेंजिबल है, आप उसे देख सकते हो, फील कर सकते हो और छू भी सकते हो। दूसरा ह्यूमन कैपिटल कंप्लीटली इनटेंजिबल है। आप ये देख रहे होगे, ह्यूमन को तो देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन इसका मतलब उसके अंदर के स्किल को आप नहीं देख सकते जब तक वो काम ना करे। तो आप उसके स्किल को फील कर सकते हो लेकिन देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। तो ये कंप्लीटली इनटेंजिबल। दूसरा है, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिजिकल कैपिटल अपने मालिक से अलग हो सकता है, यानी कि एक मशीनरी बेची जा सकती है, लेकिन ह्यूमन कैपिटल अपने मालिक से कभी भी अलग नहीं होगा। आप इंसान नहीं बेच सकते, याद रखना, आप इंसान नहीं बेच सकते। थर्ड, फिजिकल कैपिटल पूरा मोबिल है। मोबिल मतलब एक देश से दूसरे देश जा सकता है फिजिकल कैपिटल, लेकिन ह्यूमन बींग्स मोबिल नहीं है। अब आप बोल रहे हो कि ह्यूमन बींग्स भी तो एक देश से दूसरे देश जा सकते हैं। हाँ, जा तो सकते हैं, लेकिन आती है बहुत सारी प्रॉब्लम्स, इमिग्रेंट इशू, वीजास इशू, और तो और सबसे इंपॉर्टेंट बैरियर वो है लैंग्वेज बैरियर। अब फोर्थ है, फिजिकल कैपिटल जो है वो बनता कैसे है। तो फिजिकल कैपिटल बनाने के लिए सबसे पहले तो टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस लगेगा और इकोनॉमिकल प्रोसेस लगेगा, यानी पैसे लगेंगे और टेक्नोलॉजी लगेगी। लेकिन ह्यूमन कैपिटल बनाने के पीछे रहेगा उसका परिवार, गवर्नमेंट, दोस्त, यानी कि पूरा का पूरा समाज, यानी सोशल स्ट्रक्चर। एक अच्छा सोशल स्ट्रक्चर एक अच्छा ह्यूमन फॉर्मेशन करता है और एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करता है। अब यहाँ पर हमने चारों डिफरेंस देखे और चारों डिफरेंस एकदम डिटेल में समझा। नेक्स्ट पॉइंट पे जंप करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो सीबीएसई का फेवरेट टॉपिक है, और इस फेवरेट टॉपिक से क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं भी, लेकिन फेवरेट है, आने के चांसेस 90% है। डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट। अब ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट सुनने में एक जैसा लगता है, लेकिन बच्चे हमेशा इसको एक ही लाइन पर डाल देते हैं क्योंकि सुनने में एक जैसा है। अब लेकिन इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब आप समझेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट और ह्यूमन कैपिटल को। तो पहले देखो ह्यूमन कैपिटल है क्या। तो ह्यूमन कैपिटल एजुकेशन और हेल्थ को रिसोर्सेस मांगता है ताकि पैसे ज्यादा कमा सके उसका यूज करके। अगर एक बंदा एजुकेटेड होगा और हेल्दी होगा तो वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाएगा, ठीक। लेकिन इसी चीज को अगर ह्यूमन डेवलपमेंट पे पढ़े तो ह्यूमन डेवलपमेंट एजुकेटेड और हेल्दी होने को रिसोर्स नहीं मानता, वो तो गोल मानता है कि सबको एजुकेटेड और सबको हेल्दी होना चाहिए। अब इसका एक एग्जांपल समझते हैं। मान के चलो एक 78 ईयर्स का बूढ़ा आदमी है और वो घर पे बैठा हुआ कुछ नहीं कर रहा। ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल के हिसाब से वो एक अच्छा कैपिटल नहीं है क्योंकि वो पैसे जनरेट नहीं कर रहा। 78 ईयर्स का है तो कहाँ से पैसे जनरेट करेगा, अपनी लाइफ पूरी की पूरी जी लिया है और अभी 78 ईयर्स का काम नहीं कर सकता तो कैपिटल जनरेट नहीं कर पा रहा। लेकिन एक अच्छा ह्यूमन डेवलपमेंट के थॉट क्या होंगे कि 78 ईयर्स का है, उस आदमी को राइट है आराम करने का और तो और अपनी जिंदगी जीने का, जो कि बाकी जिंदगी। तो एक अच्छा एजुकेटेड इंसान ह्यूमन डेवलपमेंट और ह्यूमन कैपिटल में अंतर समझता है। याद रखना, ह्यूमन कैपिटल रिसोर्स के कारण बनते हैं, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट बनना ही गोल है। एक्चुअल में ह्यूमन डेवलपमेंट एक बिग एरिया है, मैक्रो विजन है, और तो और ह्यूमन कैपिटल एक माइक्रो विजन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल और एक अच्छा ह्यूमन डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे कैसे पार्टिसिपेट करेगा। तो इसके टोटल 5 रीजन है और एकदम फास्ट में कंप्लीट करेंगे, ठीक। तो पहला है बेटर टेक्नोलॉजी हैंडल करना। अगर एक अच्छा ह्यूमन डेवलप्ड और कैपिटल लगा के अच्छा खासा आदमी ट्रेंड हुआ है तो अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करेगा और अच्छी टेक्नोलॉजी से बेटर रिजल्ट देगा कम रिसोर्सेज का यूज करके। दूसरा है इनोवेशन। एक अच्छा आदमी इनोवेटिव आइडियाज लेके आता है और न्यू न्यू तरीके लाता है जिससे कि काम को किया जा सके और ये डायरेक्टली जीडीपी में कॉस्ट सेव करता है और जीडीपी में हमारे ऐड होता है। थर्ड, ज्यादा पार्टिसिपेशन। जब सब एजुकेटेड रहेंगे, सब हेल्दी रहेंगे तो ज्यादा लोग काम करेंगे और ज्यादा लोग काम करेंगे यानी सब पैसे कमाएंगे और सब पैसे कमाएंगे तो अपनी लाइफ स्टैंडर्ड यानी कि लिविंग स्टैंडर्ड को बिल्डअप करेंगे, जिससे अल्टीमेटली इकोनॉमी का
प्रॉफिट है और इकोनॉमी एक बेटर की तरफ शिफ्ट होती जाएगी। चौथा है पर कैपिटा इनकम। जब सब काम करेंगे तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, और पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो सब टैक्स पे करेंगे, और टैक्स पे करेंगे तो अगेन जीडीपी का पार्ट बनेगा। अब लास्ट है ये ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट दोनों ही एक साथ चलते हैं। अगर एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल है जो कि अच्छे पैसे जनरेट करेगा तो सोसाइटी का डेवलप होगा, और सोसाइटी डेवलप होगी तो वो ज़्यादा पैसे कमा के देगी अल्टीमेटली, और फिर वही पैसे को हम अच्छा ह्यूमन कैपिटल बनाने पे रखाएंगे, यानी कि एजुकेट करने में और हेल्दी रखने में बनाएंगे, जिससे फिर वो सोसाइटी डेवलप होगी और ये सर्कल चलते जाएगा। तो यानी ये दोनों एक ही कॉइन के दो हिस्से हैं जो आपस में एक साथ ही रहेंगे हमेशा। अब ये 5 चीज़ें तो बढ़ ली, अब नेक्स्ट पे जंप करते हैं। जब भी गवर्नमेंट ह्यूमन डेवलप करने जाता है तो गवर्नमेंट को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और ये प्रॉब्लम्स बहुत सारी है जो कि लिस्ट में डिवाइडेड थी। याद है मैंने बताया था स्टार्टिंग में, इसमें बहुत सारी लिस्ट याद करनी पड़ी, लेकिन मैं आपको लिस्ट छोटा करने का तरीका दूंगा, लिस्ट याद करने का नहीं। तो चलो लिस्ट को 2 पार्ट में बांट लेते हैं, यानी कि 2 ग्रुप्स में बांट लेंगे जिससे वो छोटा हो जाएगा। तो सबसे पहले याद रखो कि पॉपुलेशन ज्यादा है लेकिन रिसोर्सेज कम है, और आप खुद सोचो, थोड़ा लॉजिक लगाओ, जब पॉपुलेशन ज्यादा होगी और रिसोर्स कम होगी तो सबको सारे रिसोर्सेज नहीं मिल पाएंगे। तो पहला, राइजिंग पॉपुलेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इंपॉर्टेंट लिस्ट का पार्ट है। अब राइजिंग पॉपुलेशन से क्या होता है, जब आबादी बढ़ेगी यानी पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो रिसोर्सेज सबको नहीं मिल पाएंगे। दूसरा रीजन, उतने ही स्कूल, उतने ही हॉस्पिटल्स, उतना ही सारे रिसोर्सेज, लेकिन पॉपुलेशन ज्यादा हो गई है, और तो और इस ज्यादा पॉपुलेशन के कारण पुअर्टी आ रही है क्योंकि नौकरी मिल नहीं रही लोगों को, तो ये ग्रोथ ऑफ पुअर्टी भी देगा। अब इतना तो क्लियर है कि जब लोग ज्यादा होंगे और रिसोर्सेज कम होंगे तो पुअर्टी अपने आप इकोनॉमी में लेवल होती है। तो हमने 2 रीजंस पढ़े, ग्रोथ इन पॉपुलेशन और दूसरा ग्रोथ इन पुअर्टी। अब इसको ग्रुप 2 पे डिपेंड करते हैं। ग्रुप 2 बोलता है कि एक क्वालिटी लाइफ होनी चाहिए, और ये क्वालिटी लाइफ एक अच्छे प्लान्ड तरीके से होनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पूरी कोशिश करती है प्लान करने की, लेकिन फिर भी नहीं कर पाती, बिकॉज एक रीजन है, रीजनल एंड जेंडर इनइक्वालिटी प्रिवेल है। आज भी आपको पता है कि गर्ल्स को प्रॉपर इक्वालिटी नहीं मिली है हर जगह पे। अगर आप बैकवर्ड एरियाज पे जाओगे तो आज की डेट पे भी कुछ लड़कियां स्कूल नहीं जाती, और तो और उनके लिए रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है ताकि वो एजुकेट और हेल्दी हो सके। दूसरा, ब्रेन ड्रेन। जो देश के कुछ कामयाब ब्रेन है, यानी बहुत अच्छे स्किल्ड लोग हैं, वो इंडिया छोड़ के बाहर चले जाते हैं काम करने के लिए, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था माइग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। अगर आपको लगता है आपकी वैल्यू यहाँ कम है तो आप माइग्रेट हो जाओ, तो माइग्रेट होने से लोग ज्यादा पैसे कमाते हैं और अच्छा ह्यूमन रिसोर्स डेवलप हो पाते हैं। लेकिन ये एक ब्रेन ड्रेन है इकोनॉमी के लिए। वो सारी जिंदगी इंडिया में पढ़ा, स्किल इंडिया से हासिल किया, और जब सब चीज इंडिया पे करने की बारी आई थी तो इंडिया छोड़ के भाग गए। अब थर्ड बोलता है कि इनसफिशियंट मैन पावर। अब ये इनसफिशियंट मैन पावर क्या है, जब आपके लोग स्किल्ड ही नहीं रहेंगे तो वो मैन पावर इनसफिशियंट रहेगी, वो प्रोडक्टिविटी दे ही नहीं पाएंगे। और तो और ये इनसफिशियंट क्यों है, क्योंकि ये एजुकेटेड नहीं है, क्योंकि ये स्किल्ड नहीं, और तो और ये बहुत बड़ा इंपैक्ट था। लास्ट है, लोग पढ़ लिख तो लेते हैं, डिग्री भी मिल जाती है, लेकिन स्किल किसी काम की नहीं, यानी कि हमारा लो एकेडमिक परफॉर्मेंस है और लो एकेडमिक स्टैंडर्ड है। यहाँ पास हमने बहुत सारे पार्ट्स को 2 टाइप में कन्वर्ट किया, जो कि पहला था पॉपुलेशन बढ़ रही है लेकिन रिसोर्सेज कम है, और दूसरा था कि क्वालिटी और प्लानिंग दोनों की कमी है। अब गवर्नमेंट 2 पॉइंट बता रहा हूँ, याद रखना। गवर्नमेंट एजुकेशन को बढ़ाने के लिए 2 चीजें की। पहला, आरटी रिफॉर्म लाया, यानी राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन बोलता है कि जो भी बच्चा 6 साल से 14 साल का है उसको फ्री में पढ़ाओ। और दूसरा, गवर्नमेंट ने सारे यूनियन टैक्सेस पे 2% लगा दिया, सेस चार्ज बोल के। अब जो भी टैक्स पे करते उस पर 2% एक्स्ट्रा पे करना पड़ता, जो कि एजुकेशनल पे जाएगा, और यही एलिमेंट्री एजुकेशन का पार्ट बनेगा जिससे सब बच्चे पढ़ेंगे। ब्लॉक 2 रूरल डेवलपमेंट होने वाला है, और ब्लॉक 2 में जंप करने से पहले क्विज 1 देखते हैं और हम अपने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को खत्म करेंगे यहाँ पर। तो चलो 5 क्वेश्चन देखते हैं, और 5 क्वेश्चन क्या क्या आपके स्क्रीन पे शो होंगे। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के 5 सोर्सेज क्या है, दूसरा था हेल्थ एक्सपेंडिचर के हिस्से बताओ, देन तीसरा फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल का सबसे बड़ा अंतर क्या था, और ये सारे अंतर मैं बताया था आपको। चौथा, ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या फर्क है। देन फिफ्थ है आरटी एक्ट कब आया और किस उम्र के बच्चों के लिए आया। तो आपको बताना भूल गया था, आरटी एक्ट आया था 2009 पे, और एज तो बताया था 6 to 14। ओके, ये आप बाकी 4 क्वेश्चन सॉल्व करो और कमेंट सेक्शन में डालना। और अब बढ़ते हैं ब्लॉक 2, जो कि रहेगा हमारा रूरल डेवलपमेंट। रूरल यानी कि विलेज, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, अर्बन यानी सिटी होती है, रूरल यानी विलेज होता है। विलेज डेवलपमेंट में गवर्नमेंट ने क्या क्या किया ये सब देखेंगे आप। रूरल डेवलपमेंट, और रूरल डेवलपमेंट पढ़ने से पहले आप अपने दिमाग में गांव की इमेज बनाओ, और गांव की इमेज में सोचो कि एक गांव कैसा दिख रहा है। कच्चे मकान है, झोपड़ी दिख रही है, रोड एकदम टूटे हैं, पक्का रोड नहीं है, सब कच्चा रोड है, और लोग सिर्फ एग्रीकल्चर पे फोकस्ड है, बहुत इकोनॉमी एकदम अस्त व्यस्त है, समझ नहीं आ रहा। एक दिमाग में गांव की एक ऐसी इमेज क्रिएट होती है। तो रूरल डेवलपमेंट एक कमर्शियल वर्ड है जिसका मेन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यही बनता है कि रूरल डेवलपमेंट वो सारी डेवलपमेंट होगी जिसमें हम गांव के डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो गांव के डेवलपमेंट मेन 3 चीजों से ही हो सकता है।
अब ये तीन चीज़ों में सबसे पहले तो गांव किस पे फोकस रहता है? एग्रीकल्चर पे। तो हम सबसे पहले एग्रीकल्चर फोकस करेंगे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़े। दूसरा, गांव के लोग बेरोजगार रहते हैं 6 महीना, क्योंकि खेती 1 महीने की भी होती है और इस साल में सीजनल भी होती है, और तो और 2 साल में 2 बार भी ली जा सकती है। लेकिन सारे लैंड्स इस चीज़ के लिए अवेलेबल नहीं होते और सारे एरिया इतने फर्टाइल नहीं होते, तो मेनली ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में रहते हैं। तो हमें सबसे पहले तो इन्हें नौकरी भी देनी पड़ेगी। अब थर्ड पार्ट बनता है कि गांव में एजुकेशन और हेल्थ दोनों ही सेक्टर बहुत डाउनफॉल पे है, तो हमें इससे भी डेवलप करना पड़ेगा। लेकिन ये तीन तो हमने डेवलपमेंट के लिए देख लिया कि गवर्नमेंट को टारगेट कहाँ करना है। सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा तो ये है कि गांव में इश्यूज क्या है। जैसे शहर में इश्यूज थे, गांव के इश्यूज से बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। गांव में सबसे पहले तो होता है लैंड रिफॉर्म, यानी कि आपस में भाई लड़ते रहते हैं कि ये जमीन मेरी है, ये जमीन तेरी, ये बहुत पुराने मेरे बड़े पापा ने जमीन दी थी, ये सारी चीजें। तो गांव का लैंड रिफॉर्म एकदम बेकार है, वहां कोई रिकॉर्ड है ही नहीं अच्छे से। दूसरा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। गांव के लोग एजुकेटेड नहीं है, स्किल्ड नहीं है, तो ये अच्छे से डेवलप कभी नहीं हो पाया। थर्ड है गरीबी हटाना। गांव के लोग अभी भी मैक्सिमम लोग बिलो पॉवर्टी लाइन पे रहते हैं, दूसरों के यहाँ खेती में जाते हैं काम करने, बदले में पैसे नहीं मिलते, कुछ अनाज मिलते हैं जो खाते हैं और सर्वाइव करते हैं, अपने और अपने परिवार को पालते हैं। देन है इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी थोड़ी देर पहले हम बोले थे गांव में पक्के रोड नहीं है, सब कच्चे हैं, झोपड़ियां हैं, अच्छे घर नहीं है, तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का पार्ट रहेगा। और तो और लास्ट है क्रेडिट इशू, यानी कि ये मनी लेंडर से, साहूकार से उधार ले लेते हैं और फिर बैक ट्रैक में फंसते जाते हैं। 9th-10th की इकोनॉमी में सविता वाला केस पढ़े होगे तो अच्छे से याद होगा कि बैक ट्रैक क्या होता है, कि आदमी अपने ही कर्ज में दबते जाता है और ब्याज में दबते जाता है। अब ये इश्यूज भी समझ गए और मेन एरिया ऑफ डेवलपमेंट भी समझ गए। अब चलो देखते हैं कि ये क्रेडिट को कम कैसे करते हैं, क्योंकि सीबीएसई सबसे इंपॉर्टेंट क्रेडिट को ही मानता है, और क्रेडिट से ही स्टार्ट करेंगे कि मेन इशू क्रेडिट था और ये क्रेडिट को सॉल्व कैसे किया जाए। रूरल क्रेडिट में ये सोचते हैं कि किसान को एक्चुअल में पैसे चाहिए ही, उसे पैसे चाहिए फर्टिलाइजर्स के लिए, पेस्टिसाइड्स के लिए, सीड्स के लिए जो कि एचवाईवी सीड्स महंगे आते हैं, टूल्स के लिए, ट्रैक्टर्स के लिए या किश्ती भरने के लिए पैसे चाहिए क्यों किसान को। तो किसान को पैसे ये सारी चीज़ों में लगेंगे, और तो और एक चीज़ों में और लगेगा। किसान जब क्रॉप को डालता है और उसके हार्वेस्ट करने के बीच में जो टाइम पीरियड होता है, किसान इस टाइम पीरियड पे बिल्कुल खाली बैठा होता है, और खाली बैठने का मतलब उसके पास पैसे यानी अर्निंग का कोई सोर्स नहीं होता। तो वो बेचारा जाता है गांव के मनी लेंडर्स के पास पैसे लेने के लिए, या तो डिफरेंट बैंक्स के पास पैसे लेने के लिए, ताकि वो अपने रोजमर्रा के खर्चे निकाल सके। अब ये क्रेडिट लेने के दो तरीके हैं, पहला तो है इंस्टीट्यूशनल और दूसरा है नॉन इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल में ये डिफरेंस समझते हैं कि इंस्टीट्यूशनल को गवर्नमेंट ने राइट देके रखा है पैसे देने का, और नॉन इंस्टीट्यूशनल को गवर्नमेंट ने राइट नहीं दिया है पैसे देने का। और एक और डिफरेंस समझेंगे, इंस्टीट्यूशनल में जो इंटरेस्ट रहता है वो कम रहता है, यानी कि किसान को इंटरेस्ट जो है ईयरली पे करना है और बहुत नॉमिनल पे करना है। लेकिन नॉन इंस्टीट्यूशनल में जो इंटरेस्ट रहेगा वो मंथली रहेगा और बहुत ज्यादा रहेगा। तो आप अगर 9th-10th का केसेस पढ़ के आए होगे, केस स्टडीज, तो आपको समझ आ रहा होगा ये इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल क्या है। और नहीं भी आ रहा तो इस वीडियो में कंटिन्यू रहो, आ जाएगा। तो ये तो समझ आ गया कि इंस्टीट्यूशनल में पूरा का पूरा राइट गवर्नमेंट दे के रखता है और पूरा का पूरा वॉच करता है गवर्नमेंट कि कितने किसानों को लोन मिला और कितनों को नहीं मिला। लेकिन नॉन इंस्टीट्यूशनल में जो मनी लेंडर्स है वो धीरे से किसानों की जमीन पे कब्जा कर लेते हैं अगर वो पैसे ना दिए तो रीजन ये था। गवर्नमेंट फिर लॉन्च करता है इंस्टीट्यूशनल, और इंस्टीट्यूशनल में आरबीआई जैसी चीजें आती हैं, नाबार्ड आता है, नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, क्योंकि यही नाबार्ड के थ्रू आरबीआई पैसे जनरेट करेगा और आरबीआई कमर्शियल बैंक को आदेश देगा कि भाई किसानों का लोन माफ करना है, या किसानों को सब्सिडी देनी है, या किसानों को कितना % ऑफ ब्याज पे लोन देना है। अगर आपका कोई फ्रेंड होगा जो एग्रीकल्चर होगा तो उससे जाके एग्रीकल्चर करता होगा तो उससे जाके पूछेगा कि उसको इंटरेस्ट रेट कितना पड़ता है, और अगर आपके फादर एक सैलरीड पर्सन है या बिजनेस पर्सन है तो उनको इंटरेस्ट रेट कितना पड़ता है। आपको जब टोटल इंटरेस्ट रेट पता चलेगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि एक गवर्नमेंट जो सेम है वो एक एग्रीकल्चर पर्सन को और एक बिजनेस पर्सन को दो अलग अलग इंटरेस्ट रेट कैसे दे सकती है। तो यही फायदा था रूरल क्रेडिट इशू करने का, कि सामने वाले को इंटरेस्ट से कम में पैसे मिलते हैं। एक बात बताना भूल गया, इस पूरे के पूरे इंस्टीट्यूशनल सिस्टम को, जिसमें आरबीआई, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, जो भी लोग किसान को पैसा देंगे लीगली गवर्नमेंट की हेल्प से, ये सब मल्टी एजेंसी सिस्टम कहलाते हैं। एमसीक्यू का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन पैसे देता है, तो मल्टी एजेंसी सिस्टम पैसा देती है, और सारे के सारे इंस्टीट्यूशनल फॉर्म्स मल्टी एजेंसी सिस्टम के पार्ट होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होने जा रहा है SHGs, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है क्या? तो गांव के कुछ लोग, या तो आदमी या तो औरतें, आपस में इकट्ठे होंगे और इकट्ठे होकर ग्रुप बनाएंगे, और उनके पास जितने भी पैसे होंगे वो सबको एक जगह इकट्ठा करेंगे, और जिस जरूरतमंद को पैसे की जरूरत होगी वो उस ग्रुप से पैसे ले सकता है। और याद रखिएगा जब वो आदमी पैसे लेगा तो 3 चीजें जो कि आंसर में लिखनी है।
जब पैसे लेगा तो पहला उसे कोई कोलेट्रल डिपॉजिट नहीं देना, यानी कि एसेट्स को कब्जा नहीं करेंगे वो ग्रुप वाले। अब किसान की जमीन सेफ हो जाती है जब वो वहां से पैसे लेता है, तो क्योंकि उसे अपनी जमीन के पेपर्स गिरवी नहीं रखने। दूसरा, जब गांव की बचत एक साथ इकट्ठी होगी, यानी बहुत सारे लोग आते हैं और गांव का पैसा एक साथ इकट्ठा होगा, तो गांव के डेवलपमेंट पे ही यूज होगा, क्योंकि इनडायरेक्टली कोई एक पर्सन इसको ले सकता है और वो कर्ज से बच सकता है। लास्ट है और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एसएचजीज वुमेन बनाते हैं, मतलब वुमेन क्रिएट करती है, जिससे वुमेन एम्पावरमेंट होता है। तो एसएचजीज करने से औरतों को जब पैसे मिलते हैं तो औरतों की आवाज बढ़ती है। इसका मतलब ये नहीं है कि पैसे आवाज बढ़ाते हैं, औरतें हमेशा से एम्पावर्ड थी, बस उनके पावर को दबा के रखा गया था। तो एसएचजीज की हेल्प से गांव की औरतें भी एम्पावर्ड फील करती हैं और पावरफुल फील करती हैं। ये 3 पॉइंट होना इंपॉर्टेंट है आंसर में। एक और चीज जो बताऊंगा आखिरी में, एसएचजीज जो पैसे देता है, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो भी फंडिंग किया उस पर्सन को, ये माइक्रो क्रेडिट पे आएगा, क्योंकि ये एक साथ बहुत सारे पैसे नहीं दे सकते भाई, तो एक साथ थोड़े थोड़े पैसे देते हैं, तो इसे ही माइक्रो क्रेडिट बोला जाता है। क्रेडिट यहाँ पर कंप्लीट होता है और नेक्स्ट एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ने से पहले और एग्रीकल्चर से फ्लॉस पढ़ने से पहले ये क्विज करते हैं और क्विज करके इसको खत्म करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ेंगे। तो क्विज के टोटल 4 क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे। पहला है नाबार्ड कब बना, दूसरा नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस में कौन कौन आते हैं, देन थर्ड माइक्रो क्रेडिट की सबसे बड़ी खासियत क्या थी, और फोर्थ मल्टी एजेंसी सिस्टम कब शुरू हुआ और ये मल्टी एजेंसी सिस्टम था क्या। तो ये सारे के आंसर आप कमेंट सेक्शन पे लिखो, आपको सबके सब आंसर स्क्रीन पे डिस्प्ले हुए थे। ओके, तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करते हैं जो कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के बारे में रहेगा, और हम ये पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर में क्या क्या दिक्कतें थी। एग्रीकल्चर मार्केटिंग देखते हैं, और एग्रीकल्चर मार्केटिंग वो सारी चीजें हैं। अभी किसान ने क्या किया, किसान फसल उगाया, फसल काट दिया, फसल काटने के बाद जितनी भी चीजें होंगी, क्रॉप हार्वेस्ट के बाद जितने भी प्रोसेस होंगे वो सब एग्रीकल्चर मार्केटिंग में आए। तो क्या क्या चीजें होती हैं, ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को मार्केट पहुंचाना है, पहला तो ये। दूसरा, इसे अच्छी ग्रेडिंग करवानी है, इसको साफ करवा के इसकी क्वालिटी प्रोसेस करवाना है, क्वालिटी प्रोसेस के बाद इसे वेयर हाउस पे भेजना है, वेयर हाउस से ये डिफरेंट शॉपकीपर्स के पास जाएगा, यानी होलसेलर्स के पास जाएगा, और वहां से ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी बहुत सारे प्रोसेस हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग में भाई, और इस यहीं पर से दिक्कतें स्टार्ट होती है। लेकिन दिक्कत स्टार्ट होने से पहले एक की नोट लिखो, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पेरिशेबल होते हैं। पेरिशेबल यानी बहुत कम टाइम के लिए रहते हैं और थोड़े ही टाइम टिकेंगे, उसके बाद खत्म हो जाते हैं। पेरिशेबल होते हैं इजिली, यानी कि खराब जल्दी हो जाते हैं। तो अब इसकी दिक्कतें बढ़ते हैं। तो टोटल दिक्कत 5 है। सबसे पहले दिक्कत जो थी, हम इसको स्टोर करके नहीं रख सकते, क्योंकि सरकार के पास इतने वेयर हाउसेस है ही नहीं, तो आधे से ज्यादा अनाज तो खराब हो जाता है। दूसरी दिक्कत बोलती है मल्टीप्लिसिटी ऑफ मिडिलमैन, यानी कि जब किसान जो उगाता है और जब एक फाइनल कंज्यूमर के पास वो चीजें पहुंचती है, तो इसके बीच में बहुत सारे इंटरमीडियरीज होते हैं जो कि अपना अपना हिस्सा लेते हैं, और आखिरी में किसान के पास जो पैसे पहुंचते हैं वो बहुत ही नॉमिनल और बहुत कम पैसे होते हैं। इसी के लिए गवर्नमेंट को मजबूरन एमएसपी देना पड़ता है। देन थर्ड है मैल प्रैक्टिसेस। अभी गवर्नमेंट नहीं, नॉर्मल लोग क्या क्या मैल प्रैक्टिसेस करते हैं, किसानों के साथ वेट पे गड़बड़ करते हैं। देते हैं 100 किलो, लिखेंगे 90 किलो, तो पहला तो वेट में गड़बड़ हो गया। दूसरा, ग्रेडिंग में गड़बड़ करते हैं, और लास्ट हिसाब में, यानी अकाउंट्स में पैसे देने में, क्योंकि ये पढ़े लिखे तो है नहीं। देन फोर्थ, लैक ऑफ एडिकेट फाइनेंस। अब ये जो किसान है इनके पास उतने पैसे भी नहीं है, तो ये पैसों का इंतजार करते रहते हैं, और पैसों का इंतजार ऑब्वियस सी बात है, किसान अगर किसी को कुछ बेच रहा है तो वो तुरंत पैसे नहीं आते, पैसे आते हैं 3 महीने 4 महीने, तो 3 महीने 4 महीने करे क्या, तो उधारी लेता है। दिक्कत तो ये है, फिर से बैक ट्रैप में फंसेगा। और आखिरी 5वां जो है वो है इनएडिक्वेट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ये इनएडिक्वेट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के कारण जो क्रॉप है वो उसके खेत से शहर तक नहीं पहुंच पाता और उससे पहले ही खराब हो जाता है। रॉटन टोमेटोज का केस याद रखो। रॉटन टोमेटोज यानी कि सड़ जाते हैं टमाटर खेत से बाजार तक पहुंचते, और फिर यही टमाटर आपको 5 रुपए और 10 रुपए किलो में मिलेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं सारे टमाटर खराब होते हैं भाई। ओके, यहाँ पर हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग के बारे में पढ़े और दिक्कत के बारे में पढ़े कि एक्चुअल में एग्रीकल्चर में क्या क्या दिक्कत है और किसान क्या क्या दिक्कत फेस करता है। नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करते हैं। तो रूरल डेवलपमेंट में हमने इतनी सारी दिक्कतों को देखा कि एग्रीकल्चर और क्रेडिट फैसिलिटीज क्या क्या होती थी, लेकिन गवर्नमेंट कर क्या रही है भाई। तो गवर्नमेंट लेगी टोटल 9 मेजर्स। याद है स्टार्टिंग में बताया था यहाँ लिस्ट पे लिस्ट याद रखनी पड़ेंगी, लेकिन मैं लिस्ट को छोटा कराऊंगा, तो चलो फिर से कुछ लिस्ट को छोटा करते हैं। तो गवर्नमेंट ने टोटल 9 मेजर्स निकाले, और ये 9 मेजर्स पूरे के पूरे एग्जाम में नहीं आते और पूरे लिखने भी नहीं है, क्योंकि हार्डली आखिरी क्वेश्चन ही आपका 6 मार्क्स का है, तो 6 मेजर्स भी याद रहे तो काफी है। तो चलो इसको 4 ग्रुप में डिवाइड करेंगे। तो पहला ग्रुप है रेगुलेशन ऑफ मार्केट। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, मार्केट को रेगुलेट करेगी। याद है पहले किसान के साथ मैंने बताया था कि चीटिंग होती थी, वेट तौलने में दिक्कत होती थी, सही अकाउंटेंसी यानी सही अकाउंट्स पे प्राइजेस नहीं मिलते थे। तो ये सारी चीजों को मंडियों में रिजॉल्व किया जाएगा। अब मंडियों में गवर्नमेंट के लोग बैठेंगे जो कि सारी चीजें को अच्छे से करेंगे और किसान को एक एक्चुअल वैल्यू देंगे जो कि उनकी प्राइस रहेगी और जो क्वांटिटी रहेगी उस हिसाब से। तो पहला तो रेगुलेशन ऑफ मार्केट हो गया, यानी कि सब एक्टिविटी अब गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है मार्केट की। पहले प्राइवेट इंडिविजुअल्स करते थे तो अपने हिसाब से पैसे देते थे। दूसरे,
इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी, यानी कि अब ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा जिससे कि गुड्स जल्दी मार्केट तक पहुंच जाए और जल्दी सेल आउट हो जाए पेरिश होने से पहले, यानी खराब होने से पहले। दूसरा, सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट मिलेगा। पहले ट्रांसपोर्टेशन महंगा था, किसान सोचता था कि अगर अपने गुड्स को इस पे डाल के जाऊंगा तो आखिर तक वहां पास पैसे नहीं मिलेंगे और कुछ प्रॉफिट नहीं कमा पाऊंगा। तो गवर्नमेंट अब सब्सिडी देती है ट्रांसपोर्ट पे, यानी कि जो गुड्स वहां तक जाएंगे उसके पैसे आपको नहीं देने या बहुत नॉमिनल चार्ज देने पड़ेंगे। अब लास्ट है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें कि सरकार बोलती है कि बिजली भी हम देंगे, सड़क भी हम दे रहे हैं, और तो और वेयर हाउस रखने की फैसिलिटी भी हम देंगे। यहाँ पर गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप लिया जिससे वो एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाए। अब थर्ड है कोऑपरेटिव मार्केटिंग। याद रखो, एक किसान कमजोर है, 100 किसान मिलकर ताकतवर। अब इसका मतलब क्या है? जब एक किसान कुछ बोलता है तो लोग नहीं सुनते, और 100 लोग एक साथ बोलते हैं तो लोग सुनते हैं, यानी कि बार्गेनिंग पावर अब उस किसान की बढ़ेगी और वो अपने हिसाब से अपने क्रॉप का रेट फिक्स कर पाएगा। तो एक ग्रुप बनाएंगे और ग्रुप बना के रेट को फिक्स किया जाएगा। फोर्थ पॉइंट बोलता है कि पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, और ये तीनों से बहुत अलग है। फोर्थ पॉइंट में 3 चीज है। 3 चीज में पहला एमएसपी है। अब ये एमएसपी क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि गवर्नमेंट हर एक क्रॉप का मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखेगी, उससे नीचे कोई नहीं बेचेगा और ना ही कोई खरीदेगा। गवर्नमेंट को जब भी किसान से कुछ खरीदना होगा तो वह एमएसपी का प्राइस पे ऑफ करके ही खरीदेगी। 3 पॉलिसीज थी जो पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट था। तो पहला तो एमएसपी हो गया, दूसरा है बफर स्टॉक। अब गवर्नमेंट अपने पास हमेशा सरप्लस में अनाज रखेगी, तो सरप्लस में अनाज रखने का मतलब ये गवर्नमेंट ऑब्वियस सी बात है फार्मर से पहले से ही कुछ एक्स्ट्रा खरीदेगी। देन थर्ड है पीडीएस। पीडीएस का फुल फॉर्म है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जो एपीएल बीपीएल वालों को राशन कार्ड में चावल मिलते हैं, गेहूं मिलते हैं और शक्कर मिलती है, तो ये सारी की सारी पीडीएस का पार्ट था, और ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की हेल्प से नॉर्मल पब्लिक तक पहुंच पाएगी कम रेट्स पे। याद रखिएगा, पीडीएस में बहुत पैसा लगता है सरकार का, क्योंकि सरकार अगर मान के चलो किसी किसान से 33 या 30 रुपीज में खरीदती है, तो ये बीपीएल वालों को 15 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए में बेचती है। तो इसमें किसान बहुत ज्यादा, इसमें गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सब्सिडी देती है बीपीएल वालों को। फिर भी गवर्नमेंट गलत लगती है इनको, क्योंकि ये एजुकेटेड नहीं है, ओके, क्योंकि ये अच्छे ह्यूमन डेवलप्ड नहीं। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये चीज खत्म होता है रूरल डेवलपमेंट, और एक आखिरी पार्ट देखेंगे कि कैसे अब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे और किसानों को मजबूर करेंगे, या उनको ये बताएंगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के फायदे क्या क्या होते हैं, और ऑर्गेनिक फार्मिंग करके फिर रैपिड फायर क्वेश्चंस करके ये पार्ट को कंप्लीट करेंगे। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग होती क्या है? तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में सबसे पहले तो किसान कोई भी केमिकल यूज करना बंद कर देता है। ये शिफ्ट करेगा अपने आप को मैन्योर्स की तरफ, बायो फर्टिलाइजर्स, और तो और ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स, यानी कि कीटनाशक, जो कि ऑर्गेनिकली मारे जाएंगे। नमक डाल के मरते हैं भाई, तो मैं बता देता हूँ, नमक, नॉर्मल किसान नमक सॉल्ट डालते हैं और इससे पेस्टिसाइड्स मरते हैं। तो ये सारे तरीके ऑर्गेनिकली हैं, और ऑर्गेनिकली जब भी कोई किसान कुछ चीज क्रॉप्स प्रोड्यूस करता है, इसे ही ऑर्गेनिक फार्मिंग का पार्ट बोला जाता है। करने का सिर्फ एक एडवांटेज है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली रहता है ये, और खाने में अच्छा लगता है। खाने में अच्छा यानी कि न्यूट्रिशन रहता है। देन अब इसके फायदे पढ़ेंगे, टोटल 5 फायदे पढ़ेंगे और टोटल 5 नुकसान, यानी कि एडवांटेजेस 5 रहेंगे और डिसएडवांटेजेस 5। एडवांटेजेस में पहला है कि ये चीप फार्मिंग। चीप फार्मिंग बोलने का मतलब इसमें केमिकल्स नहीं लग रहे, तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं। एचवाईवी सीड्स नहीं लगाने, सब नॉर्मली हो जाएगा। नॉर्मली हो जाने का मतलब सारी फार्मिंग के तरीके, जितना भी एंड प्रोसेस होगा वो पूरा का पूरा चीप पड़ेगा, तो कम पैसों में भी ये हो सकता है। दूसरा, बहुत अच्छी आमदनी देगा, यानी कि इनकम अच्छा होगा। अब इनकम अच्छा क्यों होगा? क्योंकि नॉर्मल लोगों को पता चल गया है कि इनऑर्गेनिकली खा खा के उनकी हेल्थ बिगड़ रही है, ऑर्गेनिकली खाएंगे तो अच्छा रहेगा, तो इसी कारण से वो ज्यादा पैसे पे भी उस चीज को खरीदते हैं। थर्ड है अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक खेती करने में बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी लगती है और बहुत ज्यादा लोग लगते हैं, क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव तरीका है। तो सारे अगर लेबर्स वहां जाके काम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। देन है खाना, जो भी न्यूट्रिशियस गुड होगा वो बहुत ज्यादा पौष्टिक रहेगा, यानी कि हम न्यूट्रिशियस गुड मिलेंगे, हमें न्यूट्रिशियस फूड्स मिलेंगे खाने के लिए। और लास्ट है इन्वायरमेंट फ्रेंडली रहता है। अब देखते हैं इसके नुकसान क्या है। तो सबसे पहला नुकसान तो ये है कि ऑर्गेनिकली करना शुरू के सालों में जमीन के लिए बहुत कम प्रोडक्टिविटी देगा, यानी कि किसान जितना पैसा लगाया उतना भी नहीं निकाल सकता उस क्रॉप्स को बेच के, इसी के लिए जल्दी से कोई ऑर्गेनिक करता नहीं है। दूसरा है मॉडर्न फार्मिंग, यानी कि ऑर्गेनिक प्रोड्यूस की लाइफ जो रहती है वो बहुत कम रहती है, शेल्फ लाइफ। जो पेरिशेबल होते हैं, याद है, इनऑर्गेनिक थोड़ा लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए चलता है, लेकिन जो ऑर्गेनिक रहेगा उसका ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट रहेगा और वो बहुत इजीली पेरिशेबल रहेगा। और लास्ट है ऑफ सीजन में जो भी क्रॉप्स होते हैं हम उसकी खेती नहीं कर सकते, यानी कि चॉइसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं किसी क्रॉप को उगाने के लिए। अब इतने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज देखे, यहाँ पर रूरल डेवलपमेंट खत्म होता है। और चलो जल्दी से रैपिड फायर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं और देखते हैं कि है क्या क्या इसमें।
तो टोटल क्वेश्चंस स्क्रीन पे डिस्प्ले हैं, आप देख सकते हो। सारे के सारी चीजें हम पढ़े, लेकिन मैं आपको 2 चीजों के बारे में नहीं पढ़ाया, जो कि है पहला तो गोल्डन रेवोल्यूशन किससे जुड़ा। तो गोल्डन रेवोल्यूशन हॉर्टिकल्चर से। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? बगानी फसलें उगाना, यानी कि बगीचा बनाना और बड़े बड़े प्लांट्स लगाना, ट्रीज लगाना, सॉरी प्लांट नहीं, ट्रीज लगाएंगे, जैसे कि मैंगोज लगाएंगे, गुआवा लगाएंगे, ये सारी चीजें हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड रहेंगी। और तो और दूसरा मैंने ये पढ़ाना भूल गया था कि ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड है। ऑपरेशन फ्लड रिलेटेड है मिल्क से। एमसीक्यूज में पूछता है कि ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड है, तो लोग डालते हैं कि बाढ़ से रिलेटेड है, यानी कि पानी आता है, ये सब ऐसा नहीं है, वो मिल्क से रिलेटेड है। ठीक है, नाम में कंफ्यूजन है, मिल्क से रिलेटेड है, याद रखेंगे। और यहाँ पर ये पर्टिकुलर यूनिट 7 का पार्ट खत्म होता है। अब पार्ट बी जो कि अगला 10 नंबर का आएगा, उसको करेंगे नेक्स्ट में। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।